नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। करंट अफेयर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से हम जानते हैं कि अब कुछ ही समय में यानी कि 19 अगस्त के बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का किसी समय भी बिगुल बज सकता है और ऐसे में पार्टीज क्या क्या खास तैयारियां कर रही हैं। और बात करें अगर पीडीपी की, तो पीडीपी इस बार असेंबली इलेक्शन में क्या कुछ खास तैयारियां कर रही है और इस समय उनकी रणनीति क्या है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद जी। जिस तरह से इस समय जो अटकलें हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि 19 अगस्त यानी कि जब ये अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी, ठीक उसी के बाद जो है असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा। तो ऐसे में पार्टीज जो हैं अपनी पूरी तैयारियां कर रही हैं। पीडीपी का क्या इसमें खास अहम रोल रहने वाला है? देखिए, ऐसे है कि अब ये तो दिल्ली वाले ही जाने, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने, जहाँ वो हमारी सरकार जाने कि इलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक तल्लक है, उन्होंने बयान तो दिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इलेक्शन की जब बात होती है, एज पॉलिटिकल वर्कर या एज पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार होती है। यहाँ तक पीडीपी का तल्लक है तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम भी तैयार हैं। चुनाव कब होगा, लेकिन चुनाव जिस तरह से देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये कहा जा रहा है, ये कोई बड़ा आसान नहीं है हम पे। सबसे पहली बात तो ये देखने वाली है कि इस सरकार के मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को असेंबली का चुनाव अपना मेंबर असेंबली चुनने के हक से महरूम रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब जिस तरीके से ये कहते हैं, आपके सामने है कि जिस तरीके से इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, भाई ये कोई आसान तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया है। आपने आपसे अपना असेंबली मेंबर चुनने का हक छीना है, स्टेट कैबिनेट देखने का हक छीना, हमसे चीफ मिनिस्टर छीना। और सबसे बड़ी बात नीतू जी कि इन्होंने इस प्रिंसेस स्टेट को यूटी में तब्दील किया है। इन्होंने लेह को हमसे बाहर जुदा किया है। इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिला था, कहीं बाहर से नहीं लाए थे। वो चीज़ इन्होंने हमसे छीन कर जिस तरह का ये कर रहे हैं, जी हम इलेक्शन करने जा रहे हैं, भी कौन सी बड़ी सौगात आप हमें देने जा रहे हो? जो आपकी ड्यूटी थी आप कर नहीं पाए, आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक जम्मू कश्मीर का तल्लक है, सवाल है, आज जम्मू कश्मीर के लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी ने हमें कहाँ छोड़ा है। आज मुझे बताइए कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर सब कुछ थोपा जा रहा है। जो जो चीज़ें थोपी गई हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन इलेक्शन ही बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके ऊपर भी हमारे मुद्दे हैं। जो कुछ हमसे छीना उसकी बहाली जो है वो जल्द की जानी चाहिए। सर, पीडीपी का गुस्सा इस समय देखने को नजर आ रहा है आपके माध्यम से, क्या ये 2018 का गुस्सा तो नहीं? देखिए, जो मेरा गुस्सा नहीं है, असर जो है अब असेंबली इलेक्शन में देखने को नजर देखिए उसके बाद भी हम काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 के बाद डीडीसी का लड़ा है, अपनी पार्लियामेंट का हो गया, 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। लेकिन गुस्सा हमारे मन में जो है वो 5 अगस्त 2019 का है। ये पीडीपी का गुस्सा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा है। जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। देखिए, आपने जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया। आपका मतलब मैं आपसे नहीं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जेल में उनको तब्दील किया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टरों पर PSA लगाए, इलीगल डिटेंशन में रखा। क्यों? कहते हैं जी हम जम्मू कश्मीर को सुधारने जा रहे थे। भाई अगर जम्मू कश्मीर हक में कोई फैसला करना था, लोगों को जेल में क्यों रखा? आपको पता आज भी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नौजवान जो हैं, हजारों में, वो देश की विभिन्न जेलों पर बंद हैं। कसूर क्या है? डिटेन करने के पीछे मकसद ये था क्योंकि अक्सर महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर रियासत की चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, वो प्रो पाकिस्तान बातें करती हैं, तो शायद ये एक वजह भी रही होगी डिटेन करने की। चलिए मैं 1 मिनट के लिए आपका ये इल्जाम मान लेता हूँ, आपने जो कह दिया मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। अगर हम शुरू से प्रो पाकिस्तान थे तो भारतीय जनता पार्टी तो देशभक्त पार्टी थी ना, ये हमारे साथ क्यों 4 साल सरकार में रही? यही तो एक फिनोमेना है, यही तो एक नैरेटिव है जो सेट किया गया। हम ये कहते हैं कि हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, हमें उस मुल्क से कोई लेन देन नहीं है। शायद यही कारण रहा होगा कि नहीं, कारण एक रहा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंडियन नैरेटिव पार्टी है। और पीडीपी की अगर बात की जाए तो अक्सर पीडीपी पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि पीडीपी जो है प्रो पाकिस्तानी बातें करती है, तो शायद 4 साल में तालमेल ना मिल पाई हो। देखिए ऐसे है, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम भी बने तो हो जाते हैं बदनाम।
अब मैं बीजेपी की बताता हूँ। आप कहते हैं कि बीजेपी देशभक्त पार्टी है, ये जिन्ना की मजार नहीं कहती, मैं कहता हूँ ना, मतलब आम लोगों में नैरेटिव सेट किया जाता है, हमें देशद्रोही कहते हैं और उनको देशभक्त कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन्ना की मजार पे जाके उसको सेकुलर नेता किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर LK अडवाणी साहब ने, मैंने नहीं कहा, पीडीपी के किसी नेता ने नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब की बर्थडे पार्टी पे बिना बुलाए केक काटने कौन जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये पाकिस्तान को टूल की तरह बरते हैं, हमें कुछ लेन देन नहीं उस मुल्क के साथ में। हम हिंदुस्तानी, हमने जो कुछ मांगना है, जो कुछ मिलना है हिंदुस्तान से मिलना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि ये कहते हैं कि जो पीडीपी है वो देशभक्त नहीं है, देश के खिलाफ। 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, 4 साल जो हमारे साथ सरकार में रहे हैं, मिनिस्ट्री एंजॉय की है, MLC बने हैं, असेंबली में इकट्ठे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम देशभक्त नहीं थे, ये 4 साल अपनी देशभक्ति क्यों छोड़ के आए थे सरकार चलाने के लिए? ऐसी बात नहीं। यहां तक देश की बात है, हम सब हिंदुस्तान के आइन को मान के पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर हैं, कोई भी चुनाव लड़ने जाते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये किस संविधान को मानते हैं? चलो मान लेता हूं 370 तोड़ना इनके एजेंडे में था, इनके पास ताकत है, इन्होंने तोड़ दिया। ये स्टेट को यूटी में तब्दील करना किसका एजेंडा था? लेह को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना किसका एजेंडा था? आप हमारी असेंबली को डिसॉल्व करना किसका एजेंडा था? आप पिछले 8 साल से असेंबली डिसॉल्व करके और LG साहब को अपॉइंट करके आप जम्मू कश्मीर चलाना चाहते हो, ये किसका एजेंडा था? ये तो कानून और संविधान के खिलाफ बातें हैं। देखिए, कौन सा ऐसी रियासत है जहां MLA चुनने का हक नहीं है? मुझे बताइए, क्या आपको हक नहीं है आप अपना MLA चुन सके? मुझे हक नहीं, मैं अपना MLA चुन सकूं, मैं अपनी असेंबली मेंबर चुन सकूं जो मेरे लिए असेंबली में जाके बोले। लेकिन नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में एजिटेशन सुनी यूटी से सरकार बनने के लिए। पहली दफा मैंने देखा कि यूटी से स्टेट बनने के लिए इन्होंने स्टेट से यूटी बना दी। और यहां तक इनके देशभक्ति की बात है ना, ये वही है भारतीय जनता पार्टी, ये वही है जिन्होंने नागपुर में 5 साल पहले तक कभी अपने हेड ऑफिस में कभी तिरंगा नहीं लहराया था। ये देशभक्ति की बात करती है। नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया, जिसको अपना आइडियल मानते हैं, मैं उसको आतंकवादी मानता हूं, जिसने फादर ऑफ नेशन का कत्ल किया। क्या ये कह सकते हैं आपके चैनल पे आके कि वो आतंकवादी था? नहीं। ये देशभक्ति की जो बातें करते हैं, इनका देश प्रेम, इनकी देशभक्ति हम अच्छी तरह जानते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। हाँ, ये देश को, धर्म को, मंदिर को, मस्जिद को अपनी वोटों के लिए इस्तेमाल जरूर करना जानते हैं। चलिए, ये तो बात थी देशभक्ति की। बात की जाए अगर पीडीपी की, तो इस बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, अनंतनाग पीडीपी का गढ़ माना जाता है। इस बार वो अपना ऑरा क्यों नहीं वहां पर दिखा पाई? क्यों जो है लोगों का रुझान खींच नहीं पाई इस बार पीडीपी? क्या वजह रही है? एनसी ने बड़ा अच्छा जो है वहां पर प्रदर्शन किया। और अगर बात की जाए गुपकार अलायंस की, तो एनसी ने पीडीपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके पीछे क्या कारण रहेगा? नहीं, बाहर का रास्ता तो एनसी को भी लोगों ने दिखा दिया। अगर महबूबा मुफ्ती साहब हार गए तो मुर्दुल्ला साहब भी चुनाव हार गए हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, जनता जनार्दन जो है वो जमहूरियत में सुप्रीम है। जो जनता का फैसला हमने सर माथे पर माना। लेकिन आप कहते हैं वजह क्या रही अनंतनाग हारने की? उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, बड़ी क्लियर सी वजह। 5 अगस्त 2019 को अगर सबसे ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज किया गया तो वो पीडीपी। हम में से निकल के ABCD टीमें बनाई गई आपके सामने, हमारे लेजिस्लेटर हमसे निकाले गए, पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, चली उस पर कामयाब नहीं हो सके, नई पार्टियां में से बनाई। सबसे ज्यादा लंबी डिटेंशन मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा जोर लगा के पीडीपी को बुलडोज करने की बात की। अब हम जब चुनाव में गए, हमारे साथ क्या था? एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से जो हम में से निकली पार्टियां थी, ABCD, मैं नाम भी नहीं लेता उनका, और भारतीय जनता पार्टी और LG एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उनकी मदद कर रही थी। जब रिजल्ट आए तो आपके सामने थे। हर सीट पर मुकाबला पीडीपी के साथ हुआ। हमने अनंतनाग पार्लियामेंट्री से 3 लाख वोट लिए। 3 लाख लोगों ने पीडीपी की रहनुमाई को पसंद किया। अभी कि ना हमारे पास पैसे और ना हमारे पास लीडर, 2-4 लीडर ही हमारे साथ थे, हम नौजवान लोग थे जो चला रहे थे। लेकिन आप देखिए 3 लाख वोट है, हमारे पास तो कुछ नहीं था ना। तो जिनकी मदद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो मैं समझता हूं कि जो कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। हाँ, सब चाहते हैं जीतना, हम भी चाहते थे जीतना। चलिए, कुछ कमी रह गई, जब मान लीजिए लोगों की और तवक्को हमारे ऊपर थी। लेकिन मैं जो समझता हूं कि जिस तरीके से पीडीपी ने रिवाइव किया है, गेयर अप किया है, तो आने वाले चुनाव में हमारा जो रिजल्ट जो आप देखेंगे तो पीडीपी बेहतर प्रदर्शन करेगी।
सर मैं आपकी बात से एक क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में भी आया है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह से आपने कहा आपके पास पैसे नहीं थे, आप इंडिविजुअली जो है आपने अपनी पार्टी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की और 3 लाख वोट जो है आपको अनंतनाग राजौरी सीट से मिले हैं। अगर बात की जाए इंजीनियर रशीद की, तो वो तो अंदर बैठ के जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के उन्होंने जो है अच्छे वोट हासिल किए हैं। तो क्या लगता है जनता जो है वो पैसों से पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखती है कि उसके काम से बढ़ता हुआ आगे देखती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद हर कोई ये सवाल जानना चाहेगा। आपका सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल है और उसके बहुत सारे जवाब हैं, हर एक एंगल से इसका जवाब है। देखिए, एक बात है कि जब बारामूला में चुनाव हुआ तो इंजीनियर रशीद साहब का स्लोगन क्या था? वो कहते थे तिहाड़ का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से, एक नारा था उनका। तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बीजेपी की तिहाड़ और जेल के खिलाफ वोट किया ना, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तिहाड़ में और जेल में तब्दील किया था। उसके मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। आपने कहा कि पैसे, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, कि जो सजाद लोन साहब की पार्टी थी उसने काफ़ी पैसे खर्च किए और भारतीय जनता पार्टी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद कर रही थी। लोगों ने पैसों को नकार दिया ना, सुनिए, मैं तो साथ नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के बेटे ने कहा टीवी पे कि मैंने 28,000 रुपया खर्चा किया, 25,000 शायद वो उनकी सिक्योरिटी फीस थी और 3,000 उन्होंने कहा। लेकिन कश्मीर बारामूला के लोगों ने फैसला किया ना, उन्होंने कहा भी नहीं भाई, ये जो बीजेपी ने हम पे ऊपर ये पकड़ दकड़ की राजनीति शुरू की है, खेल की राजनीति शुरू की है। और एक वजह मैं और भी मानता हूँ, देखिए मैं बड़ी क्लियर सी बात कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर चुनाव लड़े, एक वजह इसकी ये भी हो सकती है। तो लेकिन जब उमर साहब ने अपनी जिद पे कहा कि नहीं हम तीनों चुनाव लड़ेंगे, पीडीपी नंबर 3 की पार्टी, मैं बात नहीं करूंगा, तो लोगों का गुस्सा ये भी था और वो भी उस इलेक्शन में जो है वो निकला। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, ये जो बीजेपी के नेताओं को मैं कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती ना कश्मीर में, तो वोटिंग परसेंटेज 80% होनी थी। कश्मीर के लोगों का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। तो मैं समझता हूँ कश्मीर में जो सोच जीती है, वो उनका जो स्लोगन मैंने पहले बताया कि तिहाड़ का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। लेकिन हमने जब लोगों से बातचीत की, उनका कहना कुछ और था। उनका कहना था जिस तरह से अब कश्मीर में विकास। देखिए, एक बात है, अगर ये सब सच था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात सच थी, अगर तो ये तो जग जाहिर है ना, बीजेपी वहां सेब और बैठ की मदद कर रही थी, तो क्यों नहीं जीते उनके लोग? जमानतें क्यों जब्त हुई? मुझे बताइए कि जिन लोगों ने कहा, जैसे आपने कह दिया, पूरे नैरेटिव उन्होंने सेट किया पूरे देश में, अगर ये सब कुछ सच है, तो फिर जनाब ये जो सेब वाले थे जीते क्यों नहीं? फिर बैट वाले जीते क्यों नहीं? मैं एक सीधा सा सवाल है ना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ कर दिया, वहां सब कुछ ठीक कर दिया, तो इनके स्पॉन्सर लोग क्यों नहीं जीते? हारे ना, हारना एक अलग बात है, जीते तो जमानतें जब्त हुई ना, जीती तो आपकी पार्टी भी नहीं, हमारी जमानत अनंतनाग में भी जो है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी जमानत जब्त नहीं हुई। हम दूसरे नंबर, मैं अभी भी कह रहा हूं ना कि अगर ये सच था जो कुछ आपने कहा, जी दुकानें खुल गई, टूरिस्ट आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ ठीक था, तो बीजेपी वहां कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर पाई? क्रेडिट लेना चाहिए था ना काम करने का। हमने तो जो 2002 से लेके 2008 तक काम किया या 2014 की सरकार में काम किया, हमने तो उसके क्रेडिट पे वोट मांगे। बीजेपी क्यों नहीं गई कमल का फूल लेके वोट मांग रहे? समझिए ना आप इस बात को। अगर उन्होंने इतना काम किया था, जो बीजेपी के एबीसी लोग थे, उनकी जमानतें क्यों जब्त हुई? लोगों को अगर काम किया, जो आपने भी मुझे कहा भी लोग बहुत खुश हैं, अगर लोग बहुत खुश थे तो इंजीनियर रशीद साहब कभी नहीं जीतते। अगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से लोग खुश थे, तो मैं बारामूला की बात करता हूं, इंजीनियर रशीद नहीं जीत सकता था, क्योंकि इनका स्पॉन्सर कैंडिडेट की फिर क्यों जमानत जब्त हुई? इस बात को आप समझिए। ये एक चीज है जो सिर्फ टीवी पे दिखाई जाती है। कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम और मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं, जो दिल्ली से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, मैंने कहा आपने लाल चौक और गवर्नर हाउस को ही कश्मीर समझ लिया मेरे भाई। कभी बारामूला जाइए, कभी रफियाबाद जाइए, कभी उन गांव में घूमिए, कभी उड़ी जाइए, उन लोगों से बात तो करके देखिए। आप देखिए उनकी मुश्किलात क्या है। मुझे बताइए, कुपवाड़ा का रहने वाला है बच्चा, कोई लड़का होगा, मान लो वो इमोशनल हो गया 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ उसने बात की, उसको अपने तिहाड़ में बंद किया या किसी और जेल में बंद किया। कुपवाड़ा से उस जेल में जाने का खर्चा जानते हो आप कितना? गरीब आदमी को अगर उसको अपनी जमीन और गाय भैंस बेचनी पड़ रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों की कानूनन कर्जोई तो करेंगे ना। तो सरकार के उन फैसलों के खिलाफ जो है लोगों ने वोट दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर ये जो चीजें ये गिनाते हैं भी हमने ये कर दिया, हमने वो, अगर आपने सब कुछ कर दिया मेरे भाई, तो श्रीनगर सीट से आपकी जमानत जब्त की हुई है। लोग आते ना आपको वोट देते,
जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। और जहां अगर बात की जाए इलेक्शंस की, तो इलेक्शन में सबसे अहम रोल जो है वो जनता निभाती है। जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का दावा था इस बार 400 के पार, लेकिन जनता ने हर पार्टी को उसका रूप दिखाया है कि जो काम करेगा हम वोट उसी को डालेंगे, सीधी सी बात है। अब बात की जाती है लोकसभा इलेक्शन में, औंधे मुंह इस बार जो है पीडीपी गिरी है। तो आने वाले समय में जब असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उसमें पीडीपी किस तरह का रोल निभाएगी? क्या कहीं ये दिमाग में डर तो नहीं रहेगा कि लोकसभा में तो लोकसभा इलेक्शन में तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हमें सराहा ही नहीं है? देखिए यही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश की थी। कौन कहता है कि पीडीपी ने लूज किया पार्लियामेंट इलेक्शन में? मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी बुलडोज की गई, हमारे लीडर बाहर निकाले गए, उसके बावजूद जब हमने चुनाव लड़ा तो 3 लाख वोट है रजौरी पुंछ के अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमें दी। अब ये 3 लाख लोगों ने जो हम पर भरोसा जताया है, ठीक है, जीतने वाला जीत गए, मैं कहता हूँ, क्योंकि जमहूरियत में जीता ही जो है लोगों के मैंडेट है, लोग निभाते हैं। लेकिन एक बात है, आप देखिए मोदी साहब ने पिछला इलेक्शन 6 लाख वोट से जीता था वाराणसी से, इस बार 1,40,000 से जीते, 4,60,000 लोग उनके खिलाफ हो गए। ये चीज समझनी पड़ेगी ना। मैं ये कहता हूं कि वो तो ठीक है, खिलाफत तो पीडीपी की भी, मैं तो कह रहा हूं ना, हमारे तो साथ ही कुछ नहीं रह गया था, उसके बावजूद हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए। अब ये जो लोग कहते थे पीडीपी तीसरे नंबर की पार्टी है, चौथे नंबर की पार्टी है, अब इनको पता चला पीडीपी कितने नंबर की पार्टी है। मुकाबला तो हमारे साथ हुआ, अगर जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस है किसी सीट पे तो रनर अप हम है। मैंने ये पहले ही कहा कि ये जो दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट इलेक्शन में जो महबूबा जी से जीते हैं कैंडिडेट जनाब मियां अल्ताफ साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, उनका खुद का पर्सनल वोट था। अब ये मत समझिए कि सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही वोट था, इस पे समझिए जो श्रीनगर से जीते हैं उनका भी खुद का अपना पर्सनल है, क्योंकि वो एक जैसे आपको समझते हैं कि उनकी एक अपनी छवि थी अपनी बिरादरी में। लेकिन यहां तक मैं कहता हूं फिर भी जनता जनार्दन है, जो जनता ने फैसला किया हम उसको सरमाते पे मानते हैं। लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूं कि आज आप देखिए कि जिन लोगों को कश्मीर में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उनकी तो लोगों ने जमानतें जब्त की। अब बीजेपी में एक बात और बताता हूं, इस पर थोड़ी हो जाएगी। बीजेपी 2 सीटों पर बैट वालों की मदद कर रही थी और 1 सीट पर सेब वालों की कर रही थी। अब श्रीनगर में वो कंपेन कर रहे थे, डिलिमिटेशन नया हुआ था तो पता नहीं चल पाया, तो वो बारामूला कंस्टिट्यूंसी के अंदर चले गए। वहां उन्होंने जाके तो सेब बैट के लिए वोट मांगने शुरू कर दी, वहां बैट था ही नहीं, वहां का पार्टनर बदल गया, सेब हो गया। उन लोगों ने शिकायत की तो बीजेपी का जो 1-1.5 वर्कर था तो उनको बड़े बड़े लीडरों ने कहा भी आप एक बात कीजिए, वहां हमारा बैट, वहां सेब है, यहाँ हमारा बैट है। उनका भी पता नहीं चलता। उनका फिर एक काम कीजिए, गाड़ी में सेब भी रखो और बैट भी रखो। जहां वो सेब का पोस्टर देखते थे वहां सेब निकाल लेते थे, जहां बैट का पोस्टर देखते थे वहां बैट निकाल लेते थे। लेकिन हमने तो अपनी पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम पे वोट मांगे ना, हमने ये तो नहीं कहा हम इसलिए वोट दे दो कि हमने फलानी पार्टी के साथ है। तो आज लोग ये समझ चुके हैं, अगर वाकई बीजेपी ने लोगों के लिए काम किया होता, नहीं तो जी मैं सीधा कह रहा हूं, अगर कश्मीर के लोगों के लिए काम किया था इनकी जमानतें जब्त ना होती, इनको लोग हरा के वापस न भेजते। तो बीजेपी जो मैं समझता हूं, अब आपने कहा जी इन्होंने बीजेपी ने पार्लियामेंट में 400 सीटें मांगी थी लोगों से, वो क्यों मांगी थी आप बताइए? सरकार तो 272 से भी बनती थी। दावा था इस बार? दावा नहीं था, ये देश के संविधान को बदलना चाहते थे, ये अहंकार में चूर थे। और मैं आफरीन है, मैं तो मुबारक देता हूं देश की जनता को। हमने कहा था जब लास्ट इलेक्शन आपकी वोट की पर्ची की कीमत होगी। आज मुझे बताइए, आपने वोट डाला, चलिए ठीक है 10-20 सीटों को ऊपर हो गया, आपने वोट डाला, आज वही राहुल गांधी जिसको पप्पू कहते थे, आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज उसकी जवाब बात पर 2 बार प्राइम मिनिस्टर साहब को उठ के जवाब देना पड़ रहा है। ये ताकत किसकी है? ये देश की जनता की ताकत है, जनता जनार्दन की ताकत है, उनकी वोट की पर्ची की ताकत है। अगर अपोजिशन होगी नहीं तो मैं समझता हूं कि ये सारी तबाही हो जाएगी। आज देखिए वही सरकार है। अजय क्या और बड़ी बात है नहीं तो जी, वो मोदी सरकार और मोदी की गारंटी चलती थी ना, 4 जून के बाद ही किसी को पता चला ना एनडीए की सरकार भी है। एनडीए का नाम तो लोगों ने, मैं कहता हूं कि यही है आपकी वोट की पर्ची की ताकत, और वोट ने आपको ताकत दी कि आज उन अहंकार में चूर नेताओं को भी यह कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं, सरकार एनडीए की है। और आज आपके मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं और आज उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ रहा है। यही है वोट की पर्ची की ताकत। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या पीडीपी अपना वैसा ही वर्चस्व फैला पाएगी जैसे 2018 में था उनका? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं आपके चैनल पे आज, चुनाव जब भी होगा पीडीपी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, क्योंकि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है। और
हमको बड़े लोग बारे में बड़े चेहरे कोई नहीं, आम लोगों की पार्टी है ना, कोई हम इतने उसमें जाते हैं। लेकिन जब भी जो चुनाव होगा मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पीडीपी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और पीडीपी 2018 से भी अच्छा प्रदर्शन जो है, 2014 से भी अच्छा प्रदर्शन आपके सामने करेगी और पीडीपी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू जी, जिनसे हमने बातचीत की आने वाले असेंबली चुनाव को लेकर। तो इनका ये कहना है आज जब भी असेंबली के चुनाव होंगे पीडीपी एक बड़ी पार्टी बनकर दमखम के साथ जो है मैदान में उतरेगी और आने वाले समय में 2018 से ज्यादा जो है 2024 के असेंबली इलेक्शन में पीडीपी का दबदबा होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।